हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और पास परसेंटेज इन सब के क्वेश्चंस भी बता दिए। टॉपिक्स आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने चले नॉर्मलिटी के। कल मैंने क्वेश्चन रिपीट किए थे क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं लगा पाए हैं, उनको टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर से वीडियो रिपीट किया था। बट आज हम लोग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट है मोलरिटी पे, सॉरी नॉर्मलिटी पे। किस पे स्टार्ट है? नॉर्मलिटी पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई सर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में कि आखिर नॉर्मलिटी होती क्या है। तो नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स कैपिटल एन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। एंड नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, नॉर्मलिटी is defined as number of gram equivalent of solute dissolving per liter of solution, volume of solution in liter। तो कह सकते हैं नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज, क्योंकि देखिए वॉल्यूम आया तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, इसको और डिफाइन किया जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट तो रहेगा, यहाँ मोल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है ये मैं भी आपको डिटेल बताता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अगर वॉल्यूम एमएल में दिया है तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अगर दिया है तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नॉर्मलिटी को डिपेंड करते हैं एन से। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब सॉल्यूट था तो सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोल था तो मोल इज इक्वल टू क्या कर देते थे? वेट अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास कर दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है, तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ रही होगी सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले देख लेते हैं यूनिट का इफेक्ट क्या पड़ता है। या ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड है, तो इस पे भी मोल का, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए वॉल्यूम है, मतलब नॉर्मलिटी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जानते हैं आप। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब इस पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा यूनिट, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नॉर्मलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यूनिट देखी जाए तो यूनिट देखिए ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे कैसे वहां पे था मोलरिटी है, मोल पर लीटर, वैसे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं स्टार्ट करने चलता हूँ कि हम जो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट आप नहीं जानते। तो आइए देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में स्टार्ट करें कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, जैसे मोल इज इक्वल टू क्या था? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। वैसे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या? इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला करिए। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है क्या नहीं? तो आइए देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। फिलहाल ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है सर इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स मोलर मास, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन, या मॉलिक्यूलर मास होगा अगर ये एटम है तो एटॉमिक मास होगा, या फिर एटॉमिक मास अपॉन, अगर मॉलिक्यूलर मास है तो ठीक है, नहीं तो एटॉमिक मास होगा, अपॉन आप इसको कह सकते हैं
एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए तो पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर एक नया आया कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को जब हम एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तब जाके इक्विवेलेंट मास मिलता है। फिर एक नया क्वेश्चन आया, नॉर्मलिटी टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर एसिडिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं एसिडिटी क्या है। एसिडिटी की बात करें डियर स्टूडेंट, तो एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। एसिडिटी जो होती है वो बेस की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टी होती है। जब हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन देता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। यहां एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं किसी बेस में, यही उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे NaOH है तो NaOH के लिए जो एसिडिटी होगी वो कितना हो जाएगा, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। CaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए एसिडिटी कितनी हो जाएगी, N=2, क्योंकि यहाँ पे कितने OH है, 2। ऐसे ही BaOH का होल ट्वाइस, इसमें कितना हो जाएगा, N=2। ऐसे ही KOH के लिए N=1। तो बेसिसिटी, एसिडिटी किसे कहते हैं, एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। क्लियर। अब आपसे यही जो क्वेश्चन आप कर ही लिए हैं तो आइए देखते हैं कि NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना होता है कि नहीं। तो NaOH का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1 अपॉन, यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एसिडिटीज की कितनी है, 1। तो देखिए 23, 16 और 1 कितना हो गया, 40, 40 अपॉन 1, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज NaOH इज 40। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये क्लियर हो गया। एसिडिटी की टर्म में निकाल लेंगे, एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एसिडिटी के रिस्पेक्ट में, एसिडिटी के रिस्पेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो एसिडिटी किसे कहते हैं, समझ में, एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है। तो एसिडिटी का टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही सबका निकाल लीजिएगा। COH का होल ट्वाइस का, KOH का पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16 और उसका 1, तो कितना हो गया 56 अपॉन 1। तो निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को एसिडिटी से, अगर बेस है तो एसिडिटी से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बेसिसिटी का, कि बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। बेसिसिटी जो है किसकी प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे वहां नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन था जो एसिडिटी कहला रही थी, वैसे बेसिसिटी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या नंबर ऑफ आयनाइजेबल लिख सकते हैं आप, आयनाइजेबल H+ आयन। तो कितने H+ आयन देता है, ठीक है। जैसे HCl है, HNO3 है, ठीक है, H2SO4 है, जो आप डेली एसिड पढ़ते हैं। ये आयनाइज होगा तो कितने H+ देगा, 1। यहाँ N=1। ये आयनाइज होगा तो कितना देगा, 1, तो N=1। ये आयनाइज होगा तो कितना देगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 देगा। समझ में बात आ रही है स्टूडेंट्स। H3PO4, यहाँ N= कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन जो होंगे वही कहलाती है क्या, बेसिसिटी। आयनाइजेबल, जितने H+ आयनाइज होकर निकल सकते हो आसानी से, वही उसकी क्या कहलाएगी, एसिडिटी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगर HCl का इक्विवेलेंट मास पता करना है तो क्या करेंगे, HCl का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, उसमें 1 से डिवाइड कर देंगे।
H2SO4 का पता करना है, जैसे मैं बात करता हूँ H2SO4 की, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा जानते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 हाइड्रोजन का होता है 2, मतलब 1:2, फिर सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 64, दैट इज टोटल मिलाकर के 98 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है 98 होता है अपॉन ये क्या है, n की वैल्यू कितनी है 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 49। इस टॉपिक को एकदम से क्लियरली रुक रुक के सॉल्व करिएगा। मैं जैसे H2SO4 का निकाल रहा हूँ, आप ऐसे HCl का फिर HNO3 का निकालेंगे, सबका एक एक करके निकालेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, उसकी बेसिटी से डिवाइड कर देंगे, कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। बेसिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। क्लियर। अब आइए देखते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट की। सॉल्ट जैसे NaCl आयनाइज होगा तो Na पे +1 Cl पे -1, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हुआ होगा? 1 का। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। दूसरा देखिए, मैं BaCl2 की बात करूं, BaCl2 को देखिए तो बेरियम पे +2 चार्ज और 2 × -1, तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हुआ? 2 का। N = कितना हो जाएगा? 2। AlCl3 की बात करूं, Al पे कितने का चार्ज? +3, तो यहाँ +3 तो इधर कितना हो जाएगा? -3। 3 × -1, यहाँ कितने का चार्ज? N = 3। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सॉल्ट होते हैं उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस किया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, Al2SO4 का होल थ्राइस, सबसे पहले इसको आयनाइज करिए। जब इसको आप आयनाइज करेंगे तो ये बनेगा 2Al + 3 + 3SO4 - 2, भाई 2 एल्युमिनियम है और इस पे चार्ज कितना है? +3, और सल्फेट कितना है? 3 सल्फेट है, तो 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, मतलब कितना एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है चार्जेस का? 6 इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए 2 × 3 = 6, मतलब +3 का जो डिस्चार्ज हुआ है वो 2 एल्युमिनियम रिस्पेक्ट हुआ ना, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी क्या होता है, बेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप किसी मेटल के बारे में दिया है, तो भैया मेटल के बारे में दिया तो काहे को परेशान हो। कैल्शियम के बारे में मान लीजिए दिया हुआ है, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कैल्शियम आयन Ca+2, कैल्शियम पे +2 ज्यादा, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना, एटॉमिक मास कितना होता है? 40 कितने से डिवाइड कर दीजिए? 2 से, कितना आ गया? 20। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 20। क्यों? क्योंकि सर इस पे चार्ज कितना है? +2, तो चार्ज वही एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना भाई, नोट कर लीजिए इसको। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास चाहिए। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास अपॉन एसिडिटी और बेसिटी या नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एसिडिटी बेसिटी क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 20 ग्राम NaOH है, उसको हमने डिसॉल्व किया है 400 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मलिटी। कब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया है 400 ml, कर लेंगे, लेकिन मास दिया है NaOH का, और हमको क्या चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास के लिए पहले NaOH, जब भी आपसे नॉर्मलिटी पूछे तो पहले जिस सब्सटेंस का दिया उसका क्या निकाल लीजिए, उसका आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आपको NaOH का इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो NaOH का इक्विवेलेंट मास आपको पता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH क्या? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का +1, और इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस कितने हैं? 1, तो 1, दैट इज 40/1, दैट इज 40 आ गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 20 अपॉन, मैं आपको बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस या सॉल्यूट अपॉन
इक्विवेलेंट मास तो 20/40 दैट इज कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400 इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था ml। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा 1000/800 ये कैंसिल होगा 10/8, तो ये अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकाले, फिर इसके मास से इसको डिवाइड किए तब ग्राम इक्विवेलेंट आया, फिर नॉर्मेलिटी के फार्मूले में इसको रख के सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आपसे कुछ दूसरे क्वेश्चंस करता हूं भाई। अगला क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे आपके, परेशान मत होइए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन है, कहीं लिखा हुआ है 5NH2SO4, इसका क्या मतलब, कहीं लिखा है 5NH2SO4, इसका क्या मतलब, जल्दी बताइए। इसका मतलब हो जाएगा 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत आसान सा है, जो इसको एक्सपेंड कर लेगा वो कर लेगा, जो नहीं एक्सपेंड कर पाएगा वो मुंह तकता रहेगा, है कि नहीं। अब ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है, आपसे पूछ लिया अमाउंट ऑफ H2SO4 बताइए, तो काहे को परेशान हो भैया। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप यही तो पढ़े हो, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 5, मास नहीं पता है, इसको x मान लीजिए। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का ही बताया वो 49 होता है, 49 कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 49 इंटू 5। देखिए कितना आसान, तो क्वेश्चन चाहे जितना घुमा ले। तो इन सब फार्मूले के बेसिस पे जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो हमारे पास जो टॉपिक क्लियर होके आया, इस टॉपिक को तो क्लियर हो गया होगा कि सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, हम एक फार्मूला और डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, और क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E मतलब इक्विवेलेंट मास, और V हो गया V, लेकिन V किस में होना चाहिए, इन लीटर होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। अगर ml में है यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। देखिए आपके सामने दोनों फार्मूले हैं, अब हो सकता है इन्हीं चारों पांचों पैरामीटर में से कभी V दे दे आपको, कभी E दे दे, W दे दे, N पूछ ले, या N W V दे करके E पूछ ले, तो क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए फार्मूला यही लगेगा। तो नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए डियर स्टूडेंट्स, इनको नोट कर लीजिए टॉपिक्स। आई होप कि नॉर्मेलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर वहां वहीं यहाँ भी वही आएगा, कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल मतलब n/10। कहीं लिखा हुआ है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल का मतलब n/2। कहीं लिखा है सेंटी नॉर्मल, इसका मतलब n/100। समझ में बताया कि नहीं है। तो कुछ भी लिखा हो वो टॉपिक वही जो मोलरिटी वाले बताया था। आज का आपका जो क्लास का होमवर्क है कि जो आपको समझना है वो क्या समझना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, कल हमारा यही पॉइंट डिस्कशन का होगा। आज आप इसको करके देखें, मैं आपसे फिर पूछूंगा इस टॉपिक को, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। आपको इसको डिराइव करना है, रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है, डिराइव करना है, रट्टा नहीं मारना है। डिराइव करके मुझे बताइए कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आपको इसको डिराइव करके मुझे बताना है, ठीक है। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशनशिप, ये फार्मूले नोट कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस मैं आपको बाद बताऊंगा, ठीक है।
जहाँ तक रही टेस्ट की बात, तो मैं आपका टेस्ट बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, साइंटिफिक नोटेशन से लेकर के इधर के जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से लेकर जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इन सब के टेस्ट होने वाले हैं। बस देखिए, मैं चाहता हूँ कि टॉपिक खत्म हो जाए फिर हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। बीच में टेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं, आप टॉपिक क्लियर करते चलिए। तो वैसे मैं बता दूं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन, जहां पे एन क्या है, एन इज द एसिडिटी और बेसिसिटी और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या यूं कह लीजिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन की वैल्यू होती है एन। एसिडिटी बेसिसिटी है, तो एसिडिटी बेसिसिटी कैसे आती है, जब हम मॉलिक्यूलर मास में अपॉन इक्विवेलेंट मास करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है और यही रिलेशनशिप आपको डिराइव करके दिखाना है। बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक बार नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखिए, एक बार मोलरिटी का फार्मूला लिखिए, दोनों को एकदम से छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक कर लीजिए, जितना भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक करके ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दीजिए, आपका रिलेशनशिप आ जाएगा। इससे फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था 5NH2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, डियर स्टूडेंट्स इसकी जरा मोलरिटी बताइए, तो आप कंफ्यूज है, सर नॉर्मलिटी दी हुई है, एन मतलब नॉर्मलिटी दी हुई है, आपको मोलरिटी पूछ रहे हैं सर आप कैसे बताएं, और ये रिलेशनशिप पता है तो 2 मिनट में लगेगा। नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है 5, मोलरिटी नहीं पता। H2SO4 के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने होते हैं, एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी होती है 2, ये 2 हो गया, तो M इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2, दैट इज 2.5। नहीं, कितना आसान हो गया है कि नहीं। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है तो आप नॉर्मलिटी से मोलरिटी और मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिराइव करके मुझे आप दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। यही देखिए, इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपके लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको जरूर लाइक और कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास है मेरा, लेकिन क्या किया जाए, समय अभाव, और वीडियो जानता हूँ कि 1 घंटे का बनाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए 20-25 मिनट का वीडियो बनाया जाता है कि आपको इजी वे में टॉपिक क्लियर हो जाए। तो नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जितने मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल दिए आई होप निकले, जिन लोगों के नहीं लगे हैं परेशान ना हो, मैं उसका वीडियो लेक्चर बना करके उनको सॉल्व करके दूंगा आपको भी लेक्चर। ये क्वेश्चंस नॉर्मलिटी मोलरिटी के क्लियर हो गए होंगे, इसके फार्मूले को डिराइव कर लीजिएगा और ये रिलेशनशिप नोट कर लीजिएगा, ये आपको जीवन भर काम आएगा। ये टॉपिक सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 11th में तो जो पढ़ ही रहे हैं क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।